बात करते हैं अपन एडवर्टाइजमेंट पे। तो देखो बेटा, एडवर्टाइजमेंट जो होता है उसको ड्राफ्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में अब तक अपने जो रिप्लाई राइटिंग लिखी, अपन ने नोटिस राइटिंग लिखी, इसके साथ इनविटेशन राइटिंग लिखी, उसी के साथ साथ एक होता है एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। आपके बोर्ड के एग्जाम में एडवर्टाइजमेंट राइटिंग जो होता है वो सेल एंड परचेज से संबंधित एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं। टू लेट से संबंधित टू लेट के लिए लिखा जाता है, लॉस्ट एंड फाउंड के लिए लिखा जाता है, सिचुएशन वैकेंट के लिए पूछा जाता है, मैट्रिमोनियल से संबंधित एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्टिंग की बात की जाती है, एक एजुकेशनल शिक्षा से संबंधित होते हैं, और भी होते हैं जैसे कोई नाम चेंज करना, नाम परिवर्तन से संबंधित। लेकिन ये पर्याप्त है जो अपन ने लिखे हैं, अपन को ये 6 एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में समझना है। अब जब एडवर्टाइजमेंट्स की अपन बात करें तो एडवर्टाइजमेंट्स को आप लिखेंगे कैसे, ये मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। देखिए, जब भी आप कोई एडवर्टाइजमेंट लिखें तो सबसे पहले आपकी कॉपी में आप एडवर्टाइजमेंट के लिए जो कॉलम निश्चित करें वो इस प्रकार से होना चाहिए। इस लाइन के ऊपर मत जाना, तो मैंने लीजिए, मतलब आपका जो कॉलम है वो इस प्रकार से लंबा होना चाहिए। जब भी आप कोई एडवर्टाइजमेंट लिखते तो सबसे पहले ऊपर एक लाइन का कॉलम आप बना लेंगे। ये ऊपर का एक लाइन का कॉलम, ये जितने भी जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं ये क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स हैं। जो क्लासिफाइड कॉलम है, आपने देखा होगा अखबार में, समाचार पत्र में एक कॉलम आता है क्लासिफाइड का, जिसमें बेचना है, खरीदना है, नाम परिवर्तन आता है, नहीं आता है, वैवाहिक, ये सारे के सारे एडवर्टाइजमेंट्स क्लासिफाइड हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एडवर्टाइजमेंट का बॉक्स बनाना है, और वो बॉक्स ऐसे लंबा होने के बजाय ऐसे लंबा हो, मतलब उसकी लेंथ ऐसे हो, न कि ऐसे, लेंथ ऐसे होनी है उसकी। अभी आप ये लाइन बड़ी दिख रही है, लेकिन मैंने इसके एक के नीचे एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है, इसलिए मैंने इसको बड़ा कॉलम बनाया है। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले फॉर सेल और परचेज। फॉर सेल और परचेज, जब भी आप किसी चीज को आपको बेचना हो, आप बेचना चाहते हैं, तो ये एक लाइन का जो कॉलम आपने बनाया है इसमें आप ऊपर लिखेंगे कैपिटल लेटर में फॉर सेल, फॉर सेल। अब यहां एग्जाम में बच्चे गलती कर देते हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ बता देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। देखिए गलती क्या कर देते हैं, गलती क्या होती है बेटा कि जब आपको क्वेश्चन दिया जाता है किसी चीज को सेल करने के लिए, तो वो क्वेश्चन में वर्ब यूज होगी, वहां दिया जाएगा यू वांट टू सेल, तो क्वेश्चन पेपर में सेल की स्पेलिंग आपको मिलेगी SELL। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि फॉर सेल में वही स्पेलिंग क्वेश्चन पेपर से उठाकर यहां लिख देते हैं SELL सेल, जबकि फॉर के बाद कभी वर्ब नहीं आती, नाउन आती है,
इसलिए आपको फॉर सेल के लिए सेल की स्पेलिंग, इसका मतलब होता है विक्रय, बिक्री, बेचान। तो आप यहाँ फॉर सेल पहली तो ये एक गलती करना बनता है। जब भी आप कोई एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करते हैं, जब भी आप कोई एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आने वाला पार्ट है, तो हमें लगभग 50 वर्ड्स में इसका जवाब देना है, इसमें कोई संदेह नहीं। जितने भी जो क्वेश्चन नंबर 3 के टॉपिक्स हैं, चाहे से वो हमारी नोटिस राइटिंग हो, चाहे रिप्लाई राइटिंग हो, चाहे इन्विटेशन राइटिंग हो, या फिर अब एडवर्टाइजमेंट राइटिंग पे अपन चल रहे हैं, ये सारे ही क्वेश्चन का जवाब आपको लगभग 50 वर्ड्स में देने हैं। यहाँ जब आप फॉर सेल या टू परचेज या लॉस या फाउंड या मैट्रिमोनियल्स किसी भी क्लासिफाइड कॉलम के लिए आप एडवर्टाइजमेंट लिखें, तो ये ध्यान रखें कि आपके वर्ड्स लगभग 50 यानी कि 45 से 55 के बीच में लगभग होने चाहिए। दूसरी बात, एडवर्टाइजमेंट लिखते समय अपन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एडवर्टाइजमेंट में वर्ड्स के कैसे लगते हैं। यानी कि जब भी आप कोई एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करवाना चाहते हैं, तो आपको वर्ड्स के अकॉर्डिंग चार्ज किया जाता है। इसलिए आप एडवर्टाइजमेंट लिखते समय किसी भी प्रकार की अननेसेसरी भूमिका न बनाएं। अब अननेसेसरी भूमिका बनाने का मतलब, आपको फ्रेजेज में इसको लिखना है। फ्रेजेज का मतलब जानते हो ना? फ्रेजेज का मतलब होता है कि बिना ग्रामेटिकल रूल्स के आपको लिखना है। मुहावरे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दूसरा, ये कनेक्टिंग रेड साउंड, कौन किसका ऑडियो ऑन हो रहा है भाई? अरे कौन है ये जो ऑडियो ऑन कर रहा है? रवि अग्रवाल। नहीं पढ़ना है तो आओ चल क्लास से मिलकर मीटिंग को। रवि अग्रवाल, व्हाई आर यू टॉकिंग? तो जब भी आप एडवर्टाइजमेंट लिखें, तो ये ध्यान रखें कि कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करें, यानी कि कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात को बताने का प्रयास करें। अब इज, एम, आर, वॉज, वर, प्रीपोजिशन, हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस के नियम के अनुसार, ग्रामर के नियम के अनुसार आपको इसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे पहले एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल, एक ये एडवर्टाइजमेंट लिखवा देता हूं, उसके बाद फिर अपन आगे चलते हैं। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस प्रकार की चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब देखिए, जब आप फॉर सेल के लिए लिखते हैं, तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि आप किसी भी चीज को बेचोगे कब, यानी आप किसी भी चीज को कब बेच सकते हैं? कब बेच सकते हैं? जब आपके पास होगी तब बेचोगे ना। तो किसी भी वस्तु या चीज को बेचने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि वो आपके पास अवेलेबल हो। इसलिए फॉर सेल के लिए जब भी आप एडवर्टाइजमेंट लिखे, सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट में लिखे AVAILABLE अवेलेबल। अंडरलाइन किसी को नहीं करना। हमारे पास अवेलेबल होगी तभी तो बेचेंगे। अब जैसे मान लो हमारे पास कोई एक मकान है, नया बना हुआ है, वेल फर्निश्ड है, हमें इसको बेचना है। अखबार में भी अपन देखते हैं बहुत सारे क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं फॉर सेल के लिए। तो अपन एक मकान बेच रहे हैं आज। मकान जब बेचेंगे तो उसमें मकान के फीचर्स को कैसे लिखेंगे, ये अपन को देखना है। देखिए, अवेलेबल मैंने डायरेक्ट लिख दिया न्यूली बिल्ट
अवेलेबल है न्यूली बिल्ट, न्यूली बिल्ट का मतलब हो गया नया बना हुआ, ये फ्रेज हो गई। अब ऐसे नहीं आई वांट टू सेल ए हाउस इट इज न्यूली बिल्ट, तो वर्ड ज्यादा हो जाएंगे। अब हम सीधा कह रहे हैं अवेलेबल है न्यूली बिल्ट, कॉमा लगा के लिख दो वेल फर्निश्ड, FURNISHED, अवेलेबल है न्यूली बिल्ट वेल फर्निश्ड। अब अपन ऐसे लिखे अवेलेबल अ हाउस इट इज बिल्ट न्यूली इट इज वेल फर्निश्ड, तो सेंटेंस पूरे बनेंगे, पूरे बनेंगे तो वर्ड्स बढ़ जाएंगे। तो हमें सिर्फ फ्रेजेस के अंदर बात करनी है, यानी कि ग्रामेटिकल रूल्स का फॉलो नहीं करना है, पूरे सेंटेंसेस नहीं बनाने हैं। तो अवेलेबल ए न्यूली बिल्ट, न्यूली बिल्ट का मतलब हो गया नया बना हुआ, और वेल फर्निश्ड का मतलब होता है बहुत अच्छी तरीके से सुसज्जित। और देखिए हाउस में एक चीज और होती है, ईस्ट फेसिंग, ईस्ट फेसिंग यानी आना, ईस्ट फेसिंग, वेस्ट फेसिंग, साउथ फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग, इस तरफ देखने वाला मकान बनाते हैं कि बनाते नहीं बनाते हैं। ईस्ट फेसिंग JDA अप्रूव्ड, JDA या ईस्ट फेसिंग JDA अप्रूव्ड JDA अप्रूव्ड का मतलब JDA से अप्रूव है। अब अपन को पूरा सेंटेंस लिखने की आवश्यकता नहीं है कि JDA अप्रूव्ड, क्या लिखा अवेलेबल द न्यूली बिल्ट वेल फर्निश्ड ईस्ट फेसिंग JDA अप्रूव्ड, JDA अप्रूव्ड इंडिपेंडेंट हाउस। इंडिपेंडेंट हाउस का मतलब स्वतंत्र मकान, क्योंकि फ्लैट में मकान स्वतंत्र नहीं होता, वो फ्लैट के ऊपर दूसरा आ जाता है। इंडिपेंडेंट इसका ऊपर का हिस्सा भी आपका ही है। इंडिपेंडेंट हाउस, एक प्रपोजिशन से आप बाकी की चीजें जोड़ दें, वे एक चीज इसमें और जोड़ दें, JDA अप्रूव्ड, मैंने लिखा 3 BHK, इंडिपेंडेंट हाउस विद मॉड्यूलर किचन, ओपन स्पेस with modular kitchen, open space, parking facility, पार्किंग फैसिलिटी। पार्किंग फैसिलिटी का मतलब जहां गाड़ी पार्क करने की क्या है, जगह है, जिसमें गाड़ी पार्क करने की क्या है, जगह है।
100 yards कंस्ट्रक्शन, 100 गज का निर्माण है। 100 गज का क्या है? निर्माण है। इन ए reputed area, in reputed area nearby Jaipur, railway station, nearby Jaipur रेलवे स्टेशन इतना लिखने के बाद इसकी कीमत लिख दो कि कितने रुपए का ये सोता है। तो अपन लिख सकते हैं अप टू 70 लाख, अप टू 70 लाख यानी 70 लाख। प्लीज कॉन्टैक्ट मिस्टर अमन कुमार, मोबाइल 9990009900। ये आपका एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट हो गया। ये सुंदर कब लगेगा? आप इसको ऐसे लंबा, मतलब इसी प्रकार से आपकी लंबाई में लिखा जाएगा। एक बार समझ लीजिए हमने लिखा क्या। अवेलेबल है न्यूली बिल्ट, उपलब्ध है न्यूली बिल्ट, नया बना हुआ, वेल फर्निश्ड, अच्छी तरीके से सुसज्जित, ईस्ट फेसिंग, ईस्ट में देखता हुआ, पूरब में देखता हुआ, जेडी अप्रूव, जेडीए से अप्रूव, 3 BHK, 3 बेडरूम, हॉल और किचन वाला इंडिपेंडेंट हाउस, स्वतंत्र मकान विद मॉड्यूलर किचन, जिसमें मॉड्यूलर किचन है, ओपन स्पेस, खुला एरिया है, पार्किंग फैसिलिटी है, 100 यार्ड्स कंस्ट्रक्शन, 100 गज का निर्माण है। आप चाहे तो लिख सकते हैं सेपरेट लेट बाथ इन रेपुटेड एरिया नियर बाय जयपुर रेलवे स्टेशन। ये मकान एक रेपुटेड एरिया में है, जयपुर रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द आसपास। अप टू 70 लाख, कीमत है 70 लाख रुपए। प्लीज कॉन्टैक्ट मिस्टर अमन कुमार, मोबाइल नंबर उसके दे। इससे ज्यादा अपन को इसमें कुछ लिखना नहीं। ये आपका फोर सेल हो गया। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि फोर सेल में जो भी चीज आप बेचेंगे उसके फीचर्स होंगे यहां। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मोटरसाइकिल बेचते हैं तो मोटरसाइकिल के लिए भी वर्ड तो अवेलेबल आएगा। तो चीजें क्या चेंज हो जाएगी? अवेलेबल मोटर बाइक या सेकंड हैंड मोटर बाइक, बजाज पल्सर कंपनी आ गई, ब्लैक कलर, इन गुड कंडीशन, रन ओनली 20,000 किलोमीटर्स, फुल इंश्योर्ड, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स, 100, उसी के फीचर्स आ गए गाड़ी में। अब मकान के फीचर्स तो देखो,
कहने का मतलब जैसे इसमें सारी चीजें क्लियर हो गई कि पश्चिम में देखता हुआ है, 100 गज में बना हुआ है, इंडिपेंडेंट है, मॉड्यूलर किचन है, रेपुटेड एरिया में है, रेलवे स्टेशन के पास। हमने कोई सेंटेंस बनाएगा पूरे नहीं बनाया। ऐसे आपको पूरे सेंटेंसेस नहीं बनाने हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। समझ गए? एक दूसरी बात, जैसे मान लो ये हो गया आपका कोर्स है, आपको मोबाइल बेचना है। क्या बेचना है? मोबाइल। तो मोबाइल के फीचर्स आ जाएंगे। मोबाइल के फीचर जैसे अवेलेबल है सैमसंग गैलेक्सी, आईफोन, जो भी आपके पास है उसका मॉड्यूलर किचन होती है बेटा, इट्स अ टाइप ऑफ अ किचन जिसमें पूरा सेटअप होता है। अब आपके पास मोबाइल फोन है, आप उसको बेचना है, तो स्लिम, कितना उसमें रैम है, कितना उसमें क्या है, रोम है, इसके साथ ही MP4 MP3, फ्रंट कैमरा कितना मेगापिक्सल है, रियर कैमरा कितना मेगापिक्सल है। तो जो आपके उसके फीचर्स हैं उन फीचर्स को आप नोट करेंगे। दूसरी बात मैं बात इस पर करना चाहता हूं कि जैसे मान लो साहब हमें तो मकान बेचना नहीं है, हमें मकान खरीदना है। हमें क्या करना है? मकान खरीदना है। तो ये जो आपका कॉलम होगा इसमें आप लिखेंगे फॉर नहीं टू परचेज, टू PURCHASE परचेज। परचेज के साथ टू लगेगा, सेल के साथ फोर लगेगा। ध्यान रखना, फॉर सेल टू परचेज, फॉर सेल टू परचेज। फॉर परचेज नहीं होगा और टू सेल नहीं होगा। समझ गए? अब जैसे मान लो इस मकान को खरीदना है, और खरीदना है, खरीदने के लिए आपको इसी प्रकार की फीचर्स चाहिए, तो चेंज क्या करें? यहां जो ये वर्ड लिखा आपने अवेलेबल, इसकी जगह आप लिख लीजिए वांटेड। वांटेड का मतलब होता है आवश्यकता है। वांटेड का मतलब क्या होता है? आवश्यकता है, वांटेड। ये एक शब्द आपको चेंज करना है और इसके बाद में पूरे फीचर्स आप ऊपर वाले भी यदि आप लिख देंगे तो भी आपका ये कंप्लीट हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट। अलग से कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये लोग मैंने दो एडवर्टाइजमेंट एक साथ क्रिएट कर दिए। वांटेड के साथ भी तो लिखा जा सकता है। हमने यदि इसको लिखा वांटेड तो ये खरीदने के लिए होंगे। और बताता हूं मैं दो चीज, साहब हमें तो खरीदना भी नहीं है और बेचना भी नहीं है। मतलब मकान तो हमारे पास है, मकान तो हमारे पास है, लेकिन हमें बेचना नहीं है। क्या करना है? किराया पर देना है। तो हमने लिखा यहां टू लेट। क्या लिखा? टू लेट। जब आप इसको बेचना नहीं चाहते, खरीदना चाहते हैं, तो अवेलेबल की जगह वांटेड वर्ड हो जाएगा और ये चीजें क्लियर हो जाएंगे। अब हमें, हमारे पास मकान तो है लेकिन हम बेचना नहीं चाहते, हम इसे किराए पर देना चाहते हैं। तो ये हो गया टू लेट। आप टू लेट के नीचे यहां लिखेंगे AVAILABL। Available newly built well furnished east facing living room 3 BHK independent house with modular kitchen, open space parking facility, 100 yards construction in a reputed area nearby Jaipur railway station। चेंज क्या करेंगे? ये वाली मेरी लाइन चेंज हो जाएगी। इस अवेलेबल के साथ आप इसको लिखते रहें
और लास्ट में एक चीज चेंज करेंगे। कौन सी चीज चेंज करेंगे बेटा? चेंज करेंगे, यहां लिखेंगे आप रेंट अप टू 10,000 पर मंथ, यानी किराया 10,000 रुपये प्रति माह। और फिर आगे नीचे कोई आ जाएगा आपका प्लीज कॉन्टैक्ट, प्लीज, और यह आपका नाम आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, यह आपका एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट हो गया। टू लेट, यानी उसी मैटर को हम टू लेट किराया पर दे सकते हैं। लेकिन कई बार हमें किराया पर देना नहीं है साहब, हमें तो किराए से लेना है, क्योंकि हमारे पास तो है नहीं, खरीदना हम सकते नहीं, इसलिए हम किराए से लेना चाहते हैं। आप किराए से लेना चाहते हैं तब भी आपका जो एडवर्टाइजमेंट होगा या ऊपर लिखा जाएगा टू लेट, ऊपर क्या लिखा जाएगा? टू लेट। और यहां अपन ने अवेलेबल की जगह लिख दिया वांटेड। क्या लिख दिया बेटा? वांटेड। चेंज करने की जरूरत नहीं। टू लेट अवेलेबल मतलब किराए के लिए उपलब्ध है, और टू लेट वांटेड मतलब किराए के लिए चाहिए। और मैटर क्या हो जाएगा? सेम ऊपर वाला मैटर हो जाएगा, आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो अपन ने टू लेट का मैटर लिखा। समझ में आ रही है क्या बात? फॉर सेल, टू परचेज और टू लेट, ये मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट दिखा दिए। कितने? फॉर सेल का करवा दिया, टू परचेज का करवा दिया, इसके साथ में टू लेट का करवा दिया। आगे के जो रह गए 1 2 3 4, इस पर अपन कल बात करेंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब मैं आपको कहूं। 1 सेकंड रुक कर लेना, जब मैं आपको कहूं तब आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब ले लीजिए, बिल्कुल क्लियर है आपकी स्क्रीन। टेक ए स्क्रीनशॉट एंड टेल मी हैव यू डन और नॉट। एक बच्चा पूछ रहा है कौन है? नंदनी प्रजापति है, वांटेड फॉर रेंट। मैंने कहा है जितने कम शब्दों में जितनी ज्यादा बड़ी बात कह सके आप। अब आप एक तो टू लेट लिख दें और वांटेड फॉर रेंट, जब टू लेट और नीचे वांटेड लिखेंगे तो ये ज्यादा बेटर होगा ना। बाकी तेरी मर्जी है, कुछ ही लिख ले। हाँ भाई जल्दी बताओ, डन हो गया क्या? ठीक है। Now do you have any doubt? Do you have any doubt? Related to the topic that has been taught today? कोई डाउट नहीं है? जल्दी चलो भाई, टाइम नहीं मेरे पास, जल्दी चलो। ये एक मिनट एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन भी होती है क्या? तो बेटा बोर्ड के एग्जाम में नंबर लाने के लिए पढ़ ले, बाकी ऑनलाइन ऑफलाइन सब पता चल जाएगा थोड़े दिनों बाद। कंप्लीट है? आपको फॉर सेल, टू परचेज और टू लेट 4 एडवर्टाइजमेंट घर से लिखने हैं। यू हैव टू ड्राफ्ट 4 एडवर्टाइजमेंट्स फ्रॉम योर होम। फर्स्ट फॉर सेल, सेकंड टू परचेज, थर्ड टू लेट अवेलेबल और फोर्थ टू लेट वांटेड।
ठीक है, ये 4 आप लिखेंगे घर से। स्टूडेंट्स, thanks a lot to all of you for joining the meeting. See you tomorrow same time. Thank you very much.